मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का जो मॉडल था उसके हमने ड्रॉबैक्स स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। तो बोर्स मॉडल फेल होने के बाद अब हमें एक नया नेक्स्ट मॉडल पढ़ना है जिसे हम बुलाते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या फिर ये कहें वेव मैकेनिकल मॉडल। इसका दूसरा नाम भी है वेव मैकेनिकल मॉडल। याद करिएगा, जैसे हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया उसी तरह से भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट्स पढ़े। जब डेवलपमेंट्स खत्म हो गए तो बोर्स मॉडल तब सामने आया। उसी तरह यहाँ पर है, पहले हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के डेवलपमेंट्स पढ़ते हैं और डेवलपमेंट्स के बाद आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल। तो डेवलपमेंट्स को हम देखते हैं। डेवलपमेंट्स में यहाँ 2 पॉइंट हैं। याद करिएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट्स में भी 2 ही पॉइंट थे। वहाँ जो बोर्स मॉडल में जो 2 पॉइंट थे, वो पहला था ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द सेकेंड वन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहां भी 2 ही पॉइंट हैं। पहला है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, सेकेंड यहां पर है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तो कुछ जाना पहचाना लगता है। ड्वेल नेचर तो वहां भी थी बोर्स के डेवलपमेंट में, लेकिन वहां था ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां नहीं है, यहां मैटर है। मैटर मतलब मटेरियल पार्टिकल। जैसे मार्क पेन देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये मैटर। ये नोटबुक देख रहे हैं, ये मैटर। इसके नीचे टेबल है, वो मैटर। मतलब मटेरियल, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल तो ऑलरेडी होते हैं। तो उसमें 2 तरह की नेचर है। एक तो पार्टिकल तो वो है ही, आप समझिएगा, पार्टिकल वो ऑलरेडी है, तो उसमें वेव की प्रॉपर्टी है। पार्टिकल तो वो है ही, प्रॉपर्टी किसकी है? वेव की। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एक अलग प्रिंसिपल है। पहले बात यहीं से शुरुआत करते हैं। ड्वेल नेचर, ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये था लुइस डी ब्रोगली, LD ब्रोगली। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्वेल नेचर को स्टडी किया। ध्यान देना, मैं भी मैटर पर नहीं हूं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये स्टार्टिंग अगर बात करें, इनके ओरिजिनल ये वेव था। इनके अंदर पार्टिकल नेचर हमें दिखाई दी। पार्टिकल नेचर हमें दिखाई दी मतलब वेव आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। अगर वो सनलाइट है तो उस पार्टिकल को फोटोन बोला गया था, अदरवाइज क्वांटम आप बोल सकते हैं। अब अपोजिट चल रहे हैं। हमने देखा वेव के अंदर पार्टिकल नेचर पाई गई, ये हम पढ़ चुके हैं, बोर्ड्स में पढ़ा था। डी ब्रोगली ने इसके अपोजिट सोचा। अगर पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, या तो मैक्रोस्कोपिक हो या फिर माइक्रोस्कोपिक हो,
मैक्रो मतलब बड़ा पार्टिकल हो या फिर माइक्रोस्कोपिक छोटा पार्टिकल हो। पार्टिकल ये ऑलरेडी है, जब ये मूविंग होता है, मूविंग पार्टिकल होता है, तो इसके अंदर वेव नेचर आ जाती है। अगर आप भाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, प्लेन चल रहा है, ये बड़े पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है, छोटा पार्टिकल है, तो उसके अंदर वेव नेचर है, उसकी वेवलेंथ भी हम निकाल सकते हैं। तो अपोजिट सोचा, जब वेव के अंदर पार्टिकल है तो पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होगी, तो अपोजिट था। जैसे फोटोन पार्टिकल है, इसमें मोमेंटम भी होता है और इसकी वेवलेंथ भी होती है। उसी तरह हम छोटा पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम भी है और वेवलेंथ भी है, दोनों चीजें मिलेंगी। रीजन, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी मटेरियल पार्टिकल है, छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसके अंदर वेव नेचर एसोसिएटेड होती है। मतलब पार्टिकल वो ऑलरेडी है, वेव नेचर उसमें है, तो दोनों नेचर हो गई, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो बोला जाता है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। हालांकि लुईस डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है देन मैक्रोस्कोपिक। एप्लीकेबल दोनों के लिए है। मैं कहूं एक बस चल रही है, इसकी वेलोसिटी ये है, आप उसकी वेवलेंथ निकालिए, आप वेवलेंथ निकाल पाएंगे, लेकिन वेवलेंथ इतनी कम आएगी कि ऑब्जर्वेबल नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन है, उतनी स्पीड से मूवमेंट में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आप जब निकालेंगे तो वो ऑब्जर्वेबल होती है, वो कंसीडर की जा सकती है। तो जब क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा एप्लीकेबल होता है छोटे पार्टिकल्स के लिए, या ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है छोटे पार्टिकल्स के लिए। तो ये था हमारा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की, उसने ये सोचा था, उसने ये प्रूफ नहीं किया। कैसे है, कंफर्म करके दिखाओ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, तो उसने ये कोई इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। समझ लेना। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं एक्सपेरिमेंट किसने किया। चेक करिएगा और साथ में लिख भी लीजिएगा। डेवलपमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, two important developments which contributed significantly in the formulation of quantum mechanical model, और ये कौन से हैं? फर्स्ट है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैंने अब प्रॉपर वे में लिख दिए हैं। पहली हेडिंग की बात करते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर, अब समझिएगा ड्वेल नेचर को लिख लीजिएगा, साथ में ही लिख लें, हेडिंग डाल लें ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। एल.डी. ब्रोगली in 1924 proposed that matter should also exhibit dual nature, means both particle and wave-like nature. This means that electron should also have momentum as well as wavelength like photon. मतलब फोटोन की तरह इलेक्ट्रॉन में भी वेवलेंथ और मोमेंटम होते हैं जैसे फोटोन में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो निकलेगी कैसे? फोटोन की हमें निकालनी आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेव हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव हम पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सभी पार्टिकल्स में वेव नेचर है। एक फॉर्मूला होता है E=mc² और एक फॉर्मूला होता है E=hc/λ, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। दोनों एनर्जी हैं, दोनों को मैं इक्वलाइज रख देता हूं, तो ये हो जाएगा mc² hc/λ। c से स्क्वायर दो बार है भाई, c इंटू सी, एक कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा λ=h/m इंटू सी। c मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट। यहां लाइट नहीं है, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, यहां मैटर है। मैटर है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता, तो आप इसे लिख सकते हैं λ=h/mv। ये मैटर वेव की वेवलेंथ निकालने का तरीका है। मैटर वेव मतलब पार्टिकल की वेव। v मीन्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c हमने हटा दिया क्योंकि तो फिक्स था, तो पार्टिकल की v रख दिया, वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट हटा के वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हमने कहा मोमेंटम की बात यहां करी, तो इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं λ=h/p। p = mv होता है मोमेंटम,
मास इनटू वेलोसिटी, तो p रख दिया मोमेंट। तो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। मैटर की वेव को बोलते हैं डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। तो अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी वेव है? मैटर की वेव है। तो डी ब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया, या डी ब्रोगली वेव भी बुलाते हैं। अब हमारे पास दो तरह की वेव हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और अब दूसरी है मैटर वेव। तो पहले थोड़ी बात कर लें कि एक्सपेरिमेंट किसने किया, कैसे कंफर्म हुआ कि डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दी, जो ये कॉन्सेप्ट दिया, ये किसी एक्सपेरिमेंट के बिना दिया, तो ये सही भी था। ये कैसे कंफर्म हुआ, इसकी बात कर लें। तो हम दोनों नेचर को वेरीफाई करेंगे, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करेंगे कि मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का ज्यादा सिग्निफिकेंट है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों नेचर होती हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर देखते हैं। हेडिंग ही है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर, मटेरियल पार्टिकल। हमने माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल सेलेक्ट किया है। तो पहला है वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर। पहले हम वेरीफाई करेंगे इसकी वेव नेचर को। वेव नेचर को वेरीफाई हमने नहीं, डेविसन और जर्मर ने किया था, अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। यानी कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट तब बताया गया, जो हाइपोथेसिस उसने दी वो उसके बाद सही प्रूफ हुई, इसीलिए आज हम उसे पढ़ रहे हैं। और वो गलत प्रूफ होती तो शायद बुक्स में होती भी नहीं। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था? डेविसन एंड जर्मर ऑब्जर्व, लिख भी लेना भाई, साथ में लिखा हुआ हो। Davison and Zermer observed that when a beam of electron is allowed to fall on the surface of a nickel crystal, हम निकल क्रिस्टल रख लेते हैं, हमने यहां रख लिया। निकल क्रिस्टल, ये निकल है, मेटल है, निकल क्रिस्टल। इस पर इलेक्ट्रॉन हमने डाले, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाली। और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो हमने उसे रिसीव किया एक फोटोग्राफिक प्लेट पर। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर हमने रिसीव किया रिफ्लेक्शन के बाद, तो हमने देखा कि वहां पॉइंट्स नहीं बने, वहां पर एक रिंग बन गई है, डिफ्रैक्शन रिंग बन गई है। और रिंग बनाना पार्टिकल की नेचर नहीं है, वेव की नेचर है। मतलब यही इलेक्ट्रॉन अगर रिफ्लेक्ट हुए निकल क्रिस्टल से तो रिंग उन्होंने प्रोड्यूस करी। तो इन रिंग, ये जो रिंग की प्रॉपर्टी है ये वेव की होती है। इससे प्रूफ हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है जो यहां से गई, उसके अंदर वेव नेचर है। ये एक्सपेरिमेंट बस यही प्रूफ करने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। अब दूसरा हमें वेरीफाई करना है वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को भी समझिएगा, वेव नेचर तो हमने प्रूफ कर दी, वैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ये वेरीफाई करने की नीड थी नहीं, क्योंकि वो मैटर है और मैटेरियल सभी पार्टिकल ही होते हैं। फिर भी हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं समझिएगा। एक पॉइंट पर मान लीजिएगा यहां बड़ी सी स्क्रीन हमने लगाई, जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन थी, और इस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जहां भी आया वहां पॉइंट बन गया इलेक्ट्रॉन टकराने की वजह से। इन पॉइंट्स को सिंटिलेशन कहा गया, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। और पॉइंट्स प्रोड्यूस करना पार्टिकल नेचर है। अगर ये पार्टिकल नहीं होता तो पूरे में स्प्रेड आउट हो जाता। एक ही पॉइंट पर है, मतलब आप बॉल पानी में भिगोइए और दीवार पर मारिए, दीवार पर एक पॉइंट बन जाएगा। उसी तरह के पॉइंट बन गए, जो प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। तो इसकी पार्टिकल नेचर को भी देख लीजिएगा, नीचे साथ में ही लिख लेना, वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसी की वेरिफिकेशन की नीड हमें नहीं है, मैटर है तो पार्टिकल ही है, फिर भी हम लिख रहे हैं। A spot of light known as scintillation
जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करोगे जिंक सल्फाइड पर एक स्पॉट बन जाएगा, लाइट का एक पॉइंट आ जाएगा, उसे सिंटिलेशन कहा जाता है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकलाइज्ड है, स्प्रेड आउट नहीं हुआ, जिससे कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर का वेरिफिकेशन यहां मिल जाता है। मेन इसमें है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो सही से लिख लीजिएगा दोनों वेरिफिकेशन को, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर, एंड सेकेंड वन वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन में भी फोटोन की तरह ही पार्टिकल तो वो है ही, उसमें वेव नेचर एसोसिएटेड होती है। फोटोन को तब हमने स्टडी किया तो हमने माना ये वेव है और इसके अंदर पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, उन्हें फोटॉन्स कहा गया। यानी कि जो पहले से वेव थी वो उनमें पार्टिकल मिले, और जो पहले से पार्टिकल थे उनमें वेव नेचर भी मिली। तो ये तो अपोजिट हो गया सोचना डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जो बाद में आकर बिल्कुल सही प्रूफ हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब दो तरह का वेव प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक जो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन वाली वेव बताई, मैटर वाली वेव बताई, उन्हें मैटर वेव कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक वेव कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन दो तरह की वेव हमने बताई, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लाइट वेव हैं एंड मैटर वेव जो पार्टिकल वेव हैं। ये पेन है, अगर मैं इसे फेंक दूं तो इसके अंदर भी वेव होगी, उसे बोलेंगे मैटर वेव। मैटर वेव को डी ब्रोगली ने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम जानते ही थे पहले से। तो दोनों दो तरह की वेव अब आ गई हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये डिफरेंसेस हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले बता दी जाए। पहला डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर भाई दो नाम है इसमें, एक इलेक्ट्रो वर्ड है और एक मैग्नेटिक वर्ड है। तो दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद, मैं लिख भी देता हूं, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। भाई दोनों फील्ड इसमें होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और दूसरी तरफ देखें तो उनमें कोई फील्ड होता नहीं है। मैं पूरा लिख देता हूं इसे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये डेफिनेशन में भी लिखा था हमने, perpendicular to each other and to the direction of propagation। इधर क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में? भाई इसमें तो यहीं तक भी आप छोड़ सकते हो, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां क्या लिखोगे? दीज वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधा सीधा लिख लीजिएगा, दीज वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो पहला पॉइंट हो जाता है, जब इसमें नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पहला पॉइंट वहीं से मिल गया हमें। इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें पार्टिकल है, भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट वेव जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो उसमें एक पॉइंट आया था कि इन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, वहां पर आया था। तो इसमें लिखेंगे दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट में क्या आएगा? दे डू नॉट रिक्वायर any medium for propagation। इसमें क्या लिखोगे? दे रिक्वायर, मैं शॉर्ट में छोड़ रहा हूं, आप पूरा लिख लेना इसे। दे रिक्वायर, पूरा कर लेना आगे, दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। आगे बढ़ते हैं, पूरा लिखना भाई, मैंने यहां पर ये छोड़ दिया है यहां पर।
तो इसे पूरा कर लेना, दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, दे कैन नॉट मूव या दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से पास हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती हैं। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कांस्टेंट होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड किसकी, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। मैटर की तो पार्टिकल की स्पीड वेरी कर सकती है, पार्टिकल टू पार्टिकल कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो इनकी स्पीड फिक्स नहीं होती, इनकी स्पीड फिक्स होती है। तो इसे भी लिख लेते हैं, दे ट्रेवल विद सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। और इसमें क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट से तो कम होती है लेकिन वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं होती। तो इसमें लिख लेना, दीज वेव्स डू नॉट हैव कांस्टेंट स्पीड, अपने आप लिख लेना कि इनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती और स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, ये भी लिख लेना, भाई ज्यादा वाला तो है ही नहीं कोई। दे ट्रेवल with lower speeds and it is not constant for all matter waves। इसमें कांस्टेंट है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें कांस्टेंट नहीं होती है। तो दोनों अलग अलग वेव्स हैं, दोनों आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट भी आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इजी सा है, फॉर्मुलेशन पर है। अगर वेवलेंथ अगर निकालनी हो आपको, वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आप सीधा सा निकालोगे। वेवलेंथ किस फॉर्मूले से निकलेगी, लैम्डा इक्वल टू C/u। और इसकी वेवलेंथ निकालनी हो तो अभी आया था लैम्डा इक्वल टू H/mv। मास होना रिक्वायर्ड है, तो देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय, और देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय, अपने आप लिख लीजिएगा इस सेंटेंस को, फॉर्मूला अलग अलग है। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के लिए। अब बात हम सिग्निफिकेंस की करते हैं। हमने शुरुआत जब करी तो हमने कहा, ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट सभी पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। सभी पार्टिकल्स मतलब मैक्रोस्कोपिक भी बोला, बड़े, और माइक्रोस्कोपिक भी बोला, छोटे। एप्लीकेबल तो दोनों के लिए है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा होता है माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सके, सूक्ष्म, छोटे होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। बड़े पार्टिकल मैं कहूं भाई एक ट्रक जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल हो तो सकता है वेवलेंथ निकलेगी, लेकिन बहुत कम होगी, ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। तो ये वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई दोनों के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं, एक के लिए ही क्यों है एप्लीकेबल नहीं, मतलब बोलना चाहिए सिग्निफिकेंस, अप्लाई दोनों पर कर सकोगे, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंस किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक के लिए। तो इसे भी कंफर्म कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा इसके नीचे, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, मतलब मैक्रो के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंस या माइक्रो के लिए। तो दोनों के लिए हम हेडिंग क्या डालते हैं यहां पर, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। हेडिंग डाल लीजिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। मैंने अभी जैसा बताया, डी ब्रोगली इक्वेशन एप्लीकेबल तो सभी मटेरियल पार्टिकल्स के लिए है, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता है। Although the de Broglie equation is applicable to all material particles, but it has significance only in case of microscopic particles. This will be clear from the following example. एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे क्लियर करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। एक बॉल ले लेते हैं,
और एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। दो पर अप्लाई करते हैं। बॉल का मास है 100 ग्राम, वजन कितना है 100 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो H यहां यूज हो रहा है तो केजी में बदलना होगा, तो इसका मास हो गया जी 0.1 केजी। 100 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000, 0.1 केजी। मतलब एक बॉल है इतने ग्राम की या इतने किलोग्राम की और एक इलेक्ट्रॉन है इतने किलोग्राम का। दोनों की स्पीड मान लेते हैं बराबर है, इक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। स्पीड हमें इक्वल रखनी पड़ेगी तभी आ सकता है। स्पीड कितनी है इसकी, मान लेते हैं 66 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी भी स्पीड हम मान लेते हैं 66 मीटर पर सेकेंड। मैंने 66 इसलिए लिए ताकि कैंसिल आउट आसानी से हो जाए। कुछ भी ले लीजिए, इक्वल ले लीजिएगा, उसी में आपको आइडिया हो जाएगा। तो 66 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करते हैं, मतलब 66 मीटर ट्रेवल करते हैं एक सेकंड में। अब अप्लाई करते हैं, लैम्डा निकालते हैं, दोनों की वेवलेंथ हम निकालेंगे। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। दोनों का लैम्डा वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन मास कितना है इसका 0.1 केजी, एंड वेलोसिटी 66। मैंने इसलिए लिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, इसलिए 66 लिया गया था। ये 66 है, नीचे ऊपर 6.6 है। इधर देखते हैं, लैम्डा इक्वल टू h 6.6 इंटू 10 की पावर -34, मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 66। वेलोसिटी तो बराबर है। इससे इसे डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है। 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10 की पावर -34 मीटर। लैम्डा ऑफ बॉल, वेवलेंथ ऑफ बॉल 10 की पावर -34 बहुत कम है, बहुत कम है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसे चेक करते हैं, इसे डिवाइड करके 0.1 आएगा। 0.1 और 9.1 है तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 1/91 है, और ये 10 की पावर 31 ऊपर चला जाएगा। 1/91 इंटू 10 की पावर प्लस 31 हो जाएगा तो -3 बचेगा। अगर मैं इसे 100 भी मान लूं तो 1/100 तो लगभग 10 की पावर -5 मीटर के करीब आएगा। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं, मैं अप्रॉक्स 10 की पावर -5 मीटर, लगभग एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मैं 91 को 100 मान लिया जनरली। मैं पावर दिखाना चाह रहा हूं, ये पावर और इस पावर को देखिएगा। ये -5 है, ऑब्जर्वेबल है, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो बहुत कम है, इसके रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है, हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 10 की पावर -10 होता, 15 भी होता, 20 भी होता, ये तो -34 है। तो बॉल की वेवलेंथ तो निकाल सकते हैं, डी ब्रोगली अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो वेवलेंथ निकली है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसके नीचे हमें लिखना होगा कि इट इज टू स्मॉल, इट इज टू स्मॉल। तो इसके नीचे लिखना इट इज टू स्मॉल मींस इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, और इसके नीचे लिखना ये ऑब्जर्वेबल है। इसे एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी easily measured by experiment. It can be measured by experiment, और ये एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने कहा छोटे पार्टिकल की वेवलेंथ तो ऑब्जर्व की जा सकती है, बड़े पार्टिकल जैसे बॉल की वेवलेंथ निकाली तो जा सकती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में पता ही नहीं चलेगा कि वेवलेंथ है भी। तो इसीलिए इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस छोटे पार्टिकल्स के लिए है, बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्या काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें भी देखते हैं। चेक करिएगा, पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से।
मोमेंटम आपको फाइंड करना है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विच हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैटर वेव डी ब्रोगली वेव बोला जाता है, तो वेवलेंथ, मैटर वेव की वेवलेंथ मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लें, 10⁻⁻10 मीटर। फॉर्मूला हमारा क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, नहीं p के रिगार्डिंग में हमें रखना है p। लैम्डा इक्वल टू h/p, बस वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और नीचे p। तो इक्वेशन बनेगी p इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई, इधर आ जाएगा डिवाइड बाई 10⁻10, ऊपर जाएगी पावर प्लस का हो जाएगा, तो p आ जाएगा p इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34, ये है, ये प्लस का ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻24। बात यूनिट की भी करें, मोमेंटम है m इंटू वी, मास हम किलोग्राम में लेते हैं, v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मतलब p, यूनिट ऑफ p। ये पहला क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। अब हम सेकंड पर आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं करवाता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे दूंगा कुछ करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। एग्जाम्पल सेकंड पर आ रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड, ये भी इजी ही है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां सेंटीमीटर में गिवन है, आपको मीटर में बदलना है, मीटर में बदलनी होगी। तो चेक करते हैं, वेवलेंथ निकालनी है, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है तो मास नहीं गिवन होगा, आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बस ये जो यूनिट है ये चेंज करनी है और फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। वैल्यू पुट करते हैं, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी 3 इंटू 10⁸, 8 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड। अब इसे सॉल्व करना है, पावर एक साथ लिख लें, 6.6 इंटू 10⁻34 है, ये ऊपर जाकर हो जाएगी +31, ये 8 हो जाएगी -8, नीचे 9.1 इंटू 3 से इसे डिवाइड कर दो, ये आएगा 2.2, तो ये आ जाएगा ओवरऑल आपका 2.2 डिवाइडेड बाय 9.1 और पावर आ जाएगी -34 +31 -3, तो ये बची और -8, ये तो -3 और -8 -11। 9.1 से इसे डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 0.24 इंटू 10⁻11 रहेगी वही मीटर। मीटर में हमने बदल लिया था, तभी हमने 8 लिया था, 10 नहीं लिया, तो या 2.4 10⁻12 लिख सकते हो या यहां छोड़ सकते हो। ये है आपका लैम्डा। वेवलेंथ 0.24 इंटू 10⁻11 या 2.4
एक डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे तो 10⁻⁻12 मीटर। ये क्वेश्चन था सेकंड। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड चेक करिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। सीधा सीधा है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन। फोटोन याद है, फोटोन लाइट का पार्टिकल है विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 3.6 एंगस्ट्रॉम। आपको ये मीटर में बदलना होगा। 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आपको रिलेशन याद होगा। रिलेशन क्या हुआ करता था, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने पुट कर दिया तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया। लैम्डा की वैल्यू ये है। वेवलेंथ तो है, मास आपको निकालना है। मास में क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। फिर मैं फॉर्मूला देखता हूं, लैम्डा इक्वल टू H/mv। v नहीं है मेरे पास, मास मुझे निकालना है, लैम्डा मेरे पास है, h मेरे पास है, v वेलोसिटी। याद कीजिएगा फोटोन की वेलोसिटी क्या है, सोचिएगा। आ गया होगा दिमाग में। फोटोन लाइट का पार्टिकल है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस, बाकी तो सब इसमें गिवन है। बाकी ये यूजुअल क्वेश्चन हुआ। अब वैल्यू पुट करते हैं। मास को मैं इधर लिखते हूं, लैम्डा को इधर, तो मास इक्वल टू हो जाएगा ये H/लैम्डा इंटू वेलोसिटी। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁻10, ये रही। वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मास इक्वल टू, कलेक्ट कीजिएगा इन्हें, पावर एक साथ लिख लेते हैं पहले हम, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इसे ऊपर ले जाते हैं, प्लस पावर हो जाएगी +10। इसे भी ऊपर ले जाते हैं, -8 अपॉन 3.6 इंटू 3। 3 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2.2। कितना आया जी? इक्वल टू है भाई ये 2.2 10⁻⁻34 प्लस 10, प्लस तो 10 ही है, तो -24 बचा, और फिर -8 हो गया, तो ये तो 32 हो गया ओवरऑल। फिर से एक बार चेक करते हैं। -8 प्लस 10 प्लस 2 बचा, प्लस 2 करो, -32। हाँ, -32 ही है। डिवाइड बाय 3.6, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6। 0.61, मतलब मैंने किया हुआ है, आपको करना है, इंटू 10⁻⁻32 kg। और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा के लिखोगे तो 6.1 इंटू 10⁻⁻33 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के नॉर्मल लेवल के। अभी आगे भी है लेवल इसका। ऐसा नहीं कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। तो नेक्स्ट थोड़ा अलग सा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, दोनों मोशन में हैं।
इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए, यानी कि वेवलेंथ ए की गिवन है, मैंने लैम्डा ए नीचे लिख लिया, 5 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, जो गिवन है मैं लिखता जाऊंगा। तो वेवलेंथ ए की गिवन थी, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी, लैम्डा बी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इफ इट्स मोमेंटम, मतलब बी का, इफ इट्स मोमेंटम यानी कि पी, मोमेंटम होता है पी किसका, बी की बात कर रहे हैं, तो पी बी इक्वल टू, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, 1/2 पी ए। ये तीन कंडीशंस गिवन है। हाफ ऑफ पी ए मतलब 0.5 आप बोल सकते हैं, 1/2 0.5। देखिएगा फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, के टर्म्स में लिखूंगा एच अपॉन पी। अब मैं इसे दोनों पर अप्लाई करता हूं। पहला लैम्डा ए इक्वल टू एच अपॉन पी ए, दूसरा फॉर्मूला लैम्डा बी इक्वल टू एच अपॉन पी बी। चूंकि एच कांस्टेंट है, एच के रिगार्डिंग में इसे लिखें तो ये हो जाएगा पहला एच इक्वल टू लैम्डा ए पी ए, दूसरा हो जाएगा एच इक्वल टू लैम्डा बी पी बी। एच इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में, तो ये दोनों हमने इक्वलाइज कर दिए, लैम्डा ए पी ए इक्वल टू लैम्डा बी पी बी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लैम्डा ए है हमारे पास, बिल्कुल है जी, 5 इंटू 10 की पावर -8 ये लिखा हुआ है लैम्डा ए। पी ए है नहीं, पी ए तो नहीं है, तो पी ए को पी ए ही रहने देते हैं, इक्वल टू लैम्डा बी, ये तो निकालना है जी, तो लैम्डा बी ही लिखते हैं। पी बी है, बिल्कुल है, हाफ ऑफ पी ए, 1/2 पी ए। पी ए से पी ए तो कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बी इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ, 10 इंटू 10 की पावर -8, तो लैम्डा बी इक्वल टू क्या आया, 10 इंटू 10 की पावर, तो 10 है मल्टीप्लाई पावर 1 आएगी, तो 10 की पावर -7 मीटर, 10 की पावर -7 मीटर। तो ये है इसका आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, दो पार्टिकल्स थे, ए और बी थे, मोशन में थे, वेवलेंथ ए की गिवन थी, बी की वेवलेंथ निकालनी है। कंडीशन थी कि बी का जो मोमेंटम है वो ए का आधा है, हमने लैम्डा ए लिख लिया, वेवलेंथ ऑफ ए लैम्डा बी क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। मोमेंटम ऑफ बी पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी ए, और वैल्यू हमने एच के रिगार्डिंग में लिख कर इक्वलाइज कर दिया, ये फॉर्मूला आया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, बस और कुछ नहीं किया, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्पल था 4th। इसके बाद जो ये टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये अब आगे बढ़ेगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, तो उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन।